हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। मैं इस चैनल के होस्ट हूँ, लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए मैराथन क्लास का पार्ट 1, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। किस चीज़ के? होम साइंस आपका जो सब्जेक्ट है उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और साथ ही साथ उसके नोट्स। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आपको पूरा फर्स्ट मॉड्यूल अच्छे से क्लियरली समझ आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इसमें हम एक मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारे 3 चैप्टर इसी में एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, पर अगर आप चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियोज़ जिसमें मैं आपको सारे मॉड्यूल्स करवाने वाली हूँ और मॉड्यूल्स में मैं वही चैप्टर करवाऊंगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आपने कुछ चैप्टर्स बीच में स्किप कर दिए। बच्चे, मैं वही चैप्टर्स आपको करवाऊंगी जो चैप्टर्स एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर्स और नोट्स कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको लेकर और उनमें जो क्वेश्चंस बार बार जिस चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं वही चैप्टर्स मैं आपको करवाने वाली हूँ आगे। ठीक है, तो उन्हीं चैप्टर्स के हम नोट्स देखने वाले हैं। ये आपकी पूरी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन लेने का पूरी जिम्मेदारी हमारी है और इसको अप्रैल अक्टूबर दोनों सेशंस के बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो 2022 के हो या आगे फ्यूचर में आने वाले जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम देखने वाले हैं 3 चैप्टर्स। अब 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जो मॉड्यूल 1 है आपका, उसमें हमारा 3 चैप्टर्स हैं जिनका नाम है गृह, परिवार और गृह विज्ञान। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है। उसके बाद आपका दैनिक जीवन में नीतियाँ आएगा, सेकंड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर आपका परिवार का स्वास्थ्य और सुरक्षा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आपके नोट्स साथ साथ आपके बनते रहेंगे। ठीक है, एंड तक जरूर देखिए। चलो, सबसे पहले आपका गृह, परिवार और गृह विज्ञान। इसका क्या अर्थ है? गृह मतलब घर, ठीक है, यानी आपका होम जिसमें आप रहते हैं। परिवार जिनके साथ आप रहते हैं वही तो परिवार है, जिनके साथ, जिन फैमिली मेंबर्स के साथ आप रह रहे हैं। और गृह विज्ञान, इसी को मिलाकर, इसी का मिला जुला रूप, यानी घर और विज्ञान दोनों को मिलाकर बनता है गृह विज्ञान। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गृह विज्ञान का अर्थ पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कई बार 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें गृह है और दूसरा इसमें विज्ञान है। गृह का आपको पता ही है, गृह का मतलब होता है घर जिसमें हम रहते हैं, और विज्ञान जिसमें हमें नियम, तथ्य, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो होता है विज्ञान। ठीक है, तो गृह यानी घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो होता है गृह। विज्ञान यानी वो ज्ञान जो वास्तविकता, सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है। ठीक है, विज्ञान में हमें वास्तविकता मिलती है और घर में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनकी वास्तविकता क्या है, उनसे रिलेटेड क्या सिद्धांत है या फिर उनसे रिलेटेड क्या नियम है, ये सारी चीज़ें हमें विज्ञान में देखने को मिलती है और इन दोनों को मिलाकर बनता है गृह विज्ञान। अब इसका एक एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं, तो आपको इस तरीके से समझना है। देखिए, यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक विज्ञान की तरह पिक्चर लगा दी है और एक घर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बनता है गृह विज्ञान। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से लिखोगे अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट आपका आ जाता है गृह विज्ञान कला और विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है, बताइए गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों कैसे है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो गृह विज्ञान कला के रूप में कैसे होता है। देखिए, आपने जो खाना बनाया है वो खाना आप किस तरीके से परोसते हैं, वो होगा, आप परोसना जो है वो होती है कला। ठीक है, और दूसरी चीज़ विज्ञान कैसे है, वो जिस खाने को आप बना रहे हैं उसमें आप ये देखें कि उसके पोषक तत्व, जब आप खाने में पोषक तत्व समझते हैं, यानी जैसे आप दाल बना रहे हैं तो दाल किस तरीके से लाभदायी होगी आपके परिवार के सदस्यों के लिए, उनको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलता है दाल से या फिर और कोई चीज़ जिससे और कोई अच्छा पोषक तत्व मिलता है, आप वही खाना बनाओगे, राइट। तो वहाँ से हमें विज्ञान का पता चलता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। विज्ञान के रूप में हम गृह विज्ञान से खाने में पोषक तत्व समझते हैं। विज्ञान के रूप में तो हम ये समझते हैं कैसे अच्छे पोषक तत्व, किस तरीके से अपनी जो डाइट है उसमें अच्छा खाना लाया जाए जिससे हमारा स्वास्थ्य बने, तो वो होता है पोषक तत्व। उसके बाद जैसे कि आपको खाद्य पिरामिड और आहार योजना के बारे में जानकारी देता है विज्ञान। ठीक है, जानकारी हमें इस प्रकार से मिलती है विज्ञान के रूप में, तो इस तरीके से है गृह विज्ञान। और उसके बाद जब हम वही पोषण से भरा हुआ खाना अगर कलात्मक तरीके से परोसते हैं तब ये एक कला होता है। जैसे सलाद को सजाकर मेहमानों को परोसना, ये कला कैसे है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर
पर एक पिक्चर ली है जिसमें कि इसने बहुत अच्छे से सजाया हुआ है इसी खाने को। ये खाना बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, साथ ही साथ इसको सजा भी दिया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें गृह विज्ञान सिखाता है कि किस तरीके से हमें पोषण का भी ध्यान रखना है और उसके साथ साथ अपनी कला भी किस तरीके से हमें दिखानी है। इसके अलावा भी आप जैसे कला और विज्ञान के इस मिश्रण से हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाकर कई क्षेत्रों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी जो मिश्रण होता है जहाँ पर हमें कला और विज्ञान दोनों मिल जाते हैं, वहाँ हमारा जो जीवन है वो स्वस्थ बनता है और इस वजह से हम जो है कई क्षेत्रों में इसको उपयोगी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये इमेजेस भी दिख रही होंगी। सेकेंड चीज़ हमारी, हम वस्त्रों से भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान के चलिए आपके पास वस्त्र है कोई भी, ठीक है, उसको आपने मान के चलिए आपके पास कोई वस्त्र है, उसको दाग लग गया। ठीक है, उस दाग को कैसे छुड़ाना है और किस तरीके से उसको अच्छी तरह साफ करना है, वो आएगा आपका विज्ञान में। और दूसरी बात, जब आप दाग को हटाकर उसको इस्त्री करते हैं और उसको और अच्छे से सजा के रखते हैं, तो वो आता है आपका कला में। ठीक है, कला क्षेत्र में। एंड नेक्स्ट आपका अन्य उदाहरण जैसे वस्त्रों में कला और विज्ञान होता है। अब तीसरा पॉइंट, इस तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, गृह विज्ञान हम क्यों पढ़ें। जब आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत इजी है, इसको तो हम वैसे भी जानते हैं, तो इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए आपकी आजीविका के लिए। ठीक है, जो आजीविका का मतलब होता है, यानी जो हम कमाते हैं उसको बोलते हैं आजीविका। तो इससे जब हम गृह विज्ञान जब हमें पता हो, तो इस वजह से हमें अपने जीवन में किस तरीके से परिवार और संसाधन इन सब का उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें हमें आजीविका से पता चलती हैं। यानी जो हम चीज़ें अगर अच्छे से संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं और उस संसाधन को यूज़ करके हम अपना जो पेशा है, ठीक है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पेशा का मतलब होता है जो भी आपकी जॉब है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मान के चलिए अब एक दर्जी है, अगर वो गृह विज्ञान पढ़ता है, उसको कपड़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अगर कोई कुछ भी उसमें कोई भी चीज़ आती है, दर्जी हो या फिर कोई भी हो जिसको कपड़ों के बारे में नॉलेज हो जाए गृह विज्ञान को पढ़ के, वो क्या करेगा, अपनी एक अच्छी सी ड्राई क्लीनिंग वगैरह की इनकी भी शॉप खोल सकता है, ताकि उसको क्या होगा, उसको और भी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है, आजीविका इससे अच्छी मिलती है। उसके बाद व्यवसाय, इससे रिलेटेड हम अपना एक नियमित व्यवसाय भी बना सकते हैं, जिसके लिए व्यक्ति विशेष उपयुक्त हो या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा परंपरागत या पारंगत हो। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति, मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई व्यक्ति को अगर खाने के बारे में अच्छी नॉलेज है और उसके साथ साथ वो खाने को पौष्टिक भी बना रहा है, वो उसको सजाना भी आता है, पौष्टिक भी बना रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एक रेस्टोरेंट खोल सकता है, अपना खुद का रेस्टोरेंट का व्यवसाय बना सकता है ना। तो इस वजह से उसके वहाँ पर लोग भी आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो पौष्टिक खाने की तरफ आकर्षित होंगे। तो यही हम व्यवसाय भी इससे मिलता है। उसके बाद वैतनिक रोजगार, वैतनिक रोजगार का मतलब होता है जहाँ से वेतन मिले। ठीक है, जहाँ से हमें वेतन मिले, यानी दूसरों के लिए काम करना, वो होता है वैतनिक रोजगार। पैसों के लिए अगर हम काम करते हैं, किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हम काम करते हैं, तो वहाँ से जब हमें सैलरी मिलती है, वो होता है वैतनिक रोजगार। तो हम इससे गृह विज्ञान पढ़ के हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार भी खोल सकते हैं, जैसे कोई भी दुकान खोलना। ठीक है, उसके बारे में अगर हम नॉलेज पा लेते हैं। उद्यमिता का मतलब होता है कोई भी छोटा सा व्यापार कर लेना, कोई भी छोटी सी शॉप खोल लेना या फिर कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है गृह विज्ञान का महत्व, यानी क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। गृह विज्ञान का ज्ञान नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो कोई भी अगर हमारे जीवन में चुनौती आती है, तो ये ज्ञान हमें उन चुनौतियों से लड़ने की जो है एक कह सकते ज्ञान देता है। उसके बाद व्यक्ति महत्व, सबसे पहला पॉइंट है आपका व्यक्तिगत महत्व। क्या मिलता है इसके, गृहस्थी के दायित्व को निभाने के लिए कौशल। अब जैसे कोई भी स्त्री है या पुरुष भी है, अगर वो गृह विज्ञान पढ़ लेता है और कोई अगर गृह विज्ञान पढ़कर, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कोई अगर लड़का है, ठीक है, कोई भी लड़का जो कि अब अभी तक अपने घर में रह रहा था और उसने गृह विज्ञान साथ साथ अपने स्कूल से पढ़ा और फिर उसके बाद एकदम से उसको अपने हॉस्टल में या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको हॉस्टल में डाल दिया, जहां पर उसको अपने आप खाना बनाना पड़े या फिर अपने आप अपने कपड़े धोने पड़े। तो ये सारी चीज़ें उसको कहाँ से, उसने पहले से गृह विज्ञान पढ़ी हुई है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी, है ना। तो इस वजह से वो जो गृहस्थी के काम होते हैं उसको पहले से पता होंगे, तो वो उसको निभाने के लिए उसको कौशल मिल जाएगा और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसने गृह विज्ञान ना पढ़ी हो तो उसका क्या होगा, तो फिर वो दूसरों पर डिपेंड होने लग जाएगा।
ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत महत्व देता है हमें गृह विज्ञान। उसके बाद घर और पारिवारिक जीवन के लिए लाभदायी होता है। जैसे अगर स्त्री ही सिर्फ, जरूरी नहीं है कि स्त्री ही सिर्फ गृह विज्ञान पढ़े, अगर पुरुष भी पढ़ता है तो वो दोनों मिलजुल कर इस चीज़ को जो है, कोई भी घर के पारिवारिक जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी को जो है साथ मिलकर निभा सकते हैं उन जिम्मेदारियों को। ये उपलब्ध संसाधनों से भरपूर उपयोग से घर में पारिवारिक जीवन को दृढ़ बनाने का बल देता है। ठीक है, तो दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उसके बाद आर्थिक स्थायित्व का महत्व होता है। इससे आर्थिक स्थायित्व का मतलब होता है किसी पर भी डिपेंड ना होना। जैसे मान लीजिए किसी ने गृह विज्ञान पढ़ ली है, उसको कोई और नौकरी नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, तो वो क्या करेगा, वो अपनी खुद से कोई शॉप भी खोल सकता है ना। उससे उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो बदलेगी और वो किसी के ऊपर भी स्थायित्व नहीं रहेगा, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए गृह विज्ञान यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है पढ़ना। गृह विज्ञान के विभिन्न पहलू व्यक्ति को कई प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करते हैं। तो ये जो है नए नए व्यवसाय हमें बताते हैं कि ये व्यवसाय सही है या फिर इन व्यवसाय में हम अपनी जो है पहुँच बना सकते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आता है गृह विज्ञान के विषय में भ्रांतियाँ। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपका जो टाइम है वो बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप अच्छे से जल्दी से इन्हें जो है समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रही हूँ, और साथ साथ नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो साथ साथ आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। चलिए, तो गृह विज्ञान के विषय में भ्रांतियाँ का मतलब समझा देती हूँ मैं आपको। भ्रांति मतलब होता है जैसे कोई भी कहावत या फिर कोई भी चीज़ जो कि कह सकते हैं अफवाह। ठीक है, क्या अफवाह फैली हुई है, क्या भ्रांतियाँ फैली हुई है इसके बारे में। गृह विज्ञान न केवल वैज्ञानिक गृह सज्जा बल्कि कई व्यवसायों के लिए तैयार भी करता है। ये सिर्फ हमें गृह सज्जा या घर को सजाना नहीं बताता, कई व्यवसाय भी हमें इससे खुल जाते हैं। परंतु गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो घरेलू कामकाज को निपटाने में विज्ञान और कला के विषय में हमें शिक्षित करता है। तो ये क्या करता है, विज्ञान और कला के विषय में हमें शिक्षित भी करता है, सिर्फ घर को सजाना नहीं सिखाता, ये हमें दोनों क्षेत्रों में शिक्षित करता है, जिस वजह से हम अपना व्यवसाय कामकाज खोल सकते हैं। सबसे पहली भ्रांति है इसकी, गृह विज्ञान मात्र खाना पकाना, सिलाई करना, गृह सज्जा और बच्चों की देखभाल आदि सिखाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली भ्रांति हमें बता दी गई है कि सबसे जो है इनमें मेन पॉइंट यही है कि ये तो सिर्फ सिलाई करना सिखाता है या फिर घर को सजाना सिखाता है, तो हम इसको क्यों करें, क्यों सीखें। तो हम इस तरह से तो इनकार नहीं कर सकते कि भोजन या कपड़ा ये सब हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, है ना, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें पता है कि हम किस तरीके से अपने भोजन को पोषक तत्व से जो है मतलब भरपूर बना सकते हैं, ठीक है, तो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों अगर मिलकर काम करते हैं और दोनों अगर मिलकर इस चीज़ को समझे कि किस तरीके से हम अपने जो भोजन आप खा रहे हैं उसको किस तरीके से पौष्टिक बनाना है, ये सारी चीज़ें भी हमें ये सिखाता है। सिर्फ ये चीज़ें नहीं सिखाता, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जैसे कि व्यक्तिगत विकास कैसे हो या फिर किस तरीके से बाल विकास हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो आके आपके मॉड्यूल्स में आने वाली हैं। इसके अलावा पर्यावरण की कैसे रक्षा करें और भी कई चीज़ें हमें गृह विज्ञान सिखाता है। तो ये भ्रांति तो गलत है। उसके बाद सेकंड भ्रांति है आपकी, गृह विज्ञान विषय केवल लड़कियों के लिए है क्योंकि भविष्य में उन्हें घर संभालना है। ठीक है, तो सेकंड भ्रांति आपकी ये कि गृह विज्ञान जो है सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं होता, क्योंकि लड़कियों को तो अगले घर जाना होता है और जहाँ पर उनको काम करना होगा, ये सारा घर संभालने का काम करना होगा, तो जो पुरुष हैं उसको क्यों सीखे, जो लड़के हैं वो क्यों सीखें उसको। देखिए, जो आज का टाइम ऐसा है, आधुनिक काल है, जिस वजह से जो लड़कियां हैं ये जो भ्रांति है वो शुरू में कह सकते हैं, शुरू के जो काल थे, प्राचीन काल जो था उसमें सही है, लेकिन अब ये भ्रांति गलत ठहराई जा सकती है, क्योंकि अब स्त्री और पुरुष यानी लड़का और लड़की दोनों एक समान है और दोनों ही मिलजुल कर काम करते हैं, जिस वजह से दोनों को ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। अगर एक बाहर हो घर से तो दूसरा घर संभाल सके, इसलिए ये चीज़ें सीखनी दोनों के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी तीसरी भ्रांति है, जब लड़कियां गृह कला अपनी माँ से सीख सकती हैं तो गृह विज्ञान क्यों। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जब लड़कियां जो हैं वो घर की कला अपनी माँ से सीख सकती हैं तो उनको ये गृह विज्ञान विषय पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इसका सिंपल आंसर ये हो जाएगा, सत्य इसका ये हो जाएगा कि देखिए, बेशक लड़कियां जो हैं वो अपनी गृह कला यहाँ से सीख सकती है, अपनी माता से सीख सकती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमें विज्ञान की वजह से पता चलती है, जैसे कि अचार बनाना।
या फिर कोई और चीज़ जिसको हम बनाएं, लेकिन उसको किस तरीके से और ज़्यादा पौष्टिक बनाएं और किस तरीके से उसमें जैसे हवा लग जाए तो हवा लगने से वो ख़राब हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है, ये सारी चीज़ें हमें विज्ञान सिखाता है। और क्यों वो ख़राब होगा ये चीज़ें भी हमें, बेशक हमारी माँ भी हमें बता दे कि जो अचार है उसको हवा में ना रखें क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों ख़राब होगा ये हमें विज्ञान से पता चलता है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए गृह विज्ञान में पढ़नी ज़रूरी है। इसके बाद हमारा फोर्थ भ्रांति है, गृह विज्ञान पढ़ने के बाद आकर्षक व्यावसायिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। कुछ लोगों का मानना अभी भी ये है कि अगर हम गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे, अच्छे बिजनेस को खोलने के अवसर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप गृह विज्ञान विषय को अगर आप हाई स्कूल तक यानी 10वीं क्लास तक पढ़ते हो और उसके बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे अवसर हो जाएंगे, रोज़गार हो जाएंगे जिनको करने के लिए आप उत्सुक भी होंगे और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा तो कोई भी विषय नहीं है जिसको पढ़ के आपको कुछ ना मिले या फिर कोई भी आपका स्कोप ना हो। हर एक विषय अपना एक अलग महत्व रखता है और हर विषय पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये पॉइंट्स खत्म हो गए। उसके बाद गृह विज्ञान के क्षेत्र बताए गए हैं, जैसे गृह विज्ञान में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले ये क्षेत्र है जैसे खाद्य पोषण विज्ञान। खाद्य और पोषण विज्ञान में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, ये आपके चैप्टर वाइज भी बांटा हुआ है। सबसे पहले हम भोजन के बारे में सीखेंगे, क्या किस प्रकार का भोजन होता है। उसके बाद भोजन में पोषण किस तरीके से मिलता है हमें। उसके बाद हम सीखेंगे आहार नियोजन, किस तरीके से हम अपनी डाइट्स जो है उसको नियोजित करें, है ना। जैसे 2 रोटी सुबह है, उसके बाद कितनी रोटी खानी चाहिए, तीनों टाइम हमें कितना खाना खाना चाहिए, वो आहार नियोजन में आता है। उसके बाद पोषण स्तर यानी कौन सा भोजन कितना पोषण स्तर रखता है। स्वास्थ्य और रोगियों की देखभाल, खाद्य क्रिया और भंडारण, खाद्य परिरक्षण, यानी यहाँ पर हमें सारी चीज़ें बताई दी जाती हैं कि किस तरीके से हम स्वस्थ रहें, रोगियों को कैसा खाना देना चाहिए या फिर जो खाना है हमारा उसको वेस्ट ना करें और किस तरीके से उसको स्टोर करके रखें, भंडारण किस प्रकार से करें, वो सारी चीज़ें। और अगर कोई खाना बासी खराब भी हो गया है तो उसको किस तरीके से परिरक्षित करना है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पता चलती हैं, इस क्षेत्र में, खाद्य और पोषण विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद सेकंड क्षेत्र है आपका संसाधन प्रबंधन। ठीक है, तो संसाधन प्रबंधन में हमें क्या पता चलता है, संसाधन वो वस्तुएं होती हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी अगर कॉपी पेन यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए एक संसाधन है। उसमें हमें क्या क्या मिलता है, उपभोक्ता शिक्षण। सबसे पहली बात तो इसमें उपभोक्ता होता है वो जो सामान खरीदता है, यानी जो भी कस्टमर है वो उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता शिक्षण का मतलब होता है जहाँ से हमें नॉलेज मिले। ठीक है, अगर हम कंज्यूमर को या जो हमारा कस्टमर है उसको शिक्षित कर रहे हैं वो हमें संसाधन प्रबंधन से पता चलेगा। कार्य नीतियाँ, या जो हम अभी आगे देखने वाले हैं, सेकंड चैप्टर है आपका कार्य नीतियाँ, यानी नीति जो होती हैं जो सही गलत व्यवहार होता है। ठीक है, तो वो नीतियाँ भी हमें संसाधन प्रबंधन से। आय प्रबंधन, बचत और निवेश, यानी आय प्रबंधन यानी इनकम को किस तरीके से सही जगह लगाएं और उसके अलावा बचत और निवेश कैसे करें। ठीक है, सेविंग्स कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें किसी भी जगह, और पैसा वेस्ट किस तरीके से ना करें। स्थान व्यवस्था, किस तरीके से जो स्थान है उसको अच्छे से यूज़ करके और भी अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर आपके पास छोटा घर है तो उसको किस तरीके से, इस तरीके से मतलब व्यवस्थित करें कि उसमें भी 4-5 कमरे निकल आए। ठीक है, अगर छोटा घर भी है तो ये सारी चीज़ें भी हमें संसाधन प्रबंधन में पता चलेंगी। समय और ऊर्जा प्रबंधन, ठीक है, तो समय किस तरीके से बचाएं और उसके साथ साथ अपनी एनर्जी, जो हम काम कर रहे हैं उस पर जो एनर्जी लग रही है उसको कैसे प्रबंधित करें। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हमें संसाधन प्रबंधन से पता चलती हैं। उसके बाद मानव विकास। मानव विकास तीसरा हमारा क्षेत्र है। इसमें हम बाल्यकाल और मध्यकाल बाल्यकाल में विकास देखते हैं, यानी चाइल्डहुड देखेंगे, मतलब जो एक बच्चा जो चाइल्डहुड में होता है, बचपन में होता है, उसका किस प्रकार से विकास होता है, और उसके अलावा वही दूसरा बच्चा जो हो वो किस तरीके मतलब किशोर अवस्था में कैसे विकास करता है। मानव विकास के कुछ विशेष मुद्दे, ठीक है, ये आगे आपका आने वाला है। वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान चौथा क्षेत्र है। इसमें हमें पता चलता है वस्त्र विज्ञान के बारे में। सबसे पहले तो किस तरीके से वस्त्रों को जो है अच्छे से सजा कर रखा जाए या किस तरीके से उनको दाग रहित रखा जाए, ये सारी चीज़ें। इसकी संरचना, वस्त्र परिसज्जा, वस्त्रों का चयन, देखभाल और रख रखाव, ये सारी चीज़ें हमें वस्त्र विज्ञान से पता चलती हैं। ठीक है, जैसे इसकी संरचना कैसी होती है और इसके अलावा वस्त्र परिसज्जा, इसको और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है,
किस टाइम पे कौन से वस्त्र पहनने चाहिए और इनकी देखभाल और रखरखाव किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आपका गृह विज्ञान में रोजगार के क्या क्या अवसर हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपको रोजगार मिल सकता है अगर आप गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो। चलिए, तो आपको सबसे पहला वेतन रोजगार, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, वेतन रोजगार में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए। सबसे पहले अगर आप पढ़ते हैं ये, तो आपको ऊपर हमने देखा उपभोक्ता के बारे में मिल जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिकार में मतलब आप किसी भी संस्था में कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हैं, और या फिर आप किसी भी प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हैं, या फिर जो नर्सरी स्कूल होता है, डे केयर सेंटर होता है, ठीक है, आंगनवाड़ी में भी आप टीचर बन सकते हैं, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, या फिर आप खुद की या फिर किसी भी ड्राई क्लीनिंग की शॉप पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप खान पान या फिर अस्पताल में काम कर सकते हैं, या फिर आप कैंटीन में काम कर सकते हैं, और ऐसी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर वस्त्र बनते हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे होटल में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्वरोजगार, ये हमने देखा वेतन रोजगार। वेतन रोजगार यानी जहाँ हमें दूसरों के अंडर काम करना पड़े और जहाँ पे हमें पैसा मिले, उसके बदले सैलरी मिले। इसके बाद है आपका स्वरोजगार के अवसर। स्वरोजगार क्या होता है, जो हम खुद से रोजगार करते हैं। ठीक है, जैसे एक पेइंग गेस्ट खोल लेना। पेइंग गेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर हमें जो भी एक गेस्ट हाउस बना लिया, ठीक है, वहाँ पर आप जो है अपना गेस्ट हाउस खोल सकते हैं। उसके बाद बेकरी की खुद की दुकान आप खोल सकते हैं अगर आप गृह विज्ञान पढ़ लेते हैं तो। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो हो जाता है फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं सारांश एक बार, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा। ठीक है, ऊपर हमने छोटे से उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गृह विज्ञान के बारे में। गृह विज्ञान क्या है, ये हमें कौशल सिखाता है, जीवन जीने में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका किस तरीके से सामना करें। ठीक है, अगर आपकी शर्ट फट जाती है तो आप किस तरीके से उसको सिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें गृह विज्ञान सिखाता है। ये हमें जीने के लिए भी सिखाता है। ठीक है, अगर आपकी शर्ट फट जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं अपने लिए, और इसके अलावा हमें जीविका और उपार्जन पर भी सिखाता है। ठीक है, जीविकोपार्जन पर भी। जीविकोपार्जन का मतलब होता है जो आपका जीवन है उसको किस तरीके से आप अर्जन करें। अर्जन मतलब किस तरीके से आप उसके लिए पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के बारे में भी ये सिखाता है हमें। इसके द्वारा मानव वेतन रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता सीखता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो मानव है, जो भी इसको पढ़ रहा है, वो वेतन रोजगार कर सकता है, यानी सैलरी के लिए काम कर सकता है। इसके अलावा वो खुद का एक जो रोजगार है वो भी खोल सकता है, स्वरोजगार भी। एंड नेक्स्ट वो अपना एक छोटा सा लघु व्यापार भी खोल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर का सारांश भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर है आपका दैनिक जीवन में नीतियाँ। सबसे पहला इसका टॉपिक ही है, नाम इसका है दैनिक जीवन में नीतियाँ। अब दैनिक जीवन में नीतियाँ जो होती हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं, लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि नीतियाँ आखिर होती क्या है, ये नीतियाँ जो इतनी आवश्यक है हमारे लिए। तो नीति का अर्थ देख लेते हैं। इसके लिए नीति जो होती है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान के चलिए एक दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, राम नाम का एक दुकानदार है, जिसने अपनी जो दुकान है परचून की दुकान वो खोली। परचून की दुकान उसकी काफ़ी अच्छी चल गई, क्योंकि वो जो परचून की दुकान थी वो सिर्फ एक ही थी पूरी कॉलोनी में। ठीक है, तो वो दुकान उसकी अच्छी खासी चल गई, लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ कुछ दिनों बाद कि हमें मतलब कस्टमर उसके पास ज़्यादा आने लग गए। जब कस्टमर ज़्यादा आने लग गए तो राम जो था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मतलब अगर कोई सामने वाला उससे कुछ मांगता तो वो गलती कर देता था। ठीक है, तो जिस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, और वो उसने सोचा कि एक और नया बंदा रख दिया जाए। ठीक है, तो वो अब पकड़ के लाया जल्दी ही, वो उसको एक मतलब नया बंदा मिल गया जिसका नाम था श्याम। ठीक है, श्याम को वो पकड़ के लाया, और श्याम जो है उसके जो दुकानदारी है उसमें हाथ बटाने लग गया, और धीरे धीरे जो राम था उसका जो थोड़ा सा बोझ था वो हल्का होता चला गया। लेकिन जब थोड़े से दिन हो गए तो राम ने जो देखा, उसने देखा कि श्याम जो है वो जो कस्टमर्स हैं उनके घर पे लेट डिलीवरी कर रहा है, और जिस वजह से उसके जो कस्टमर्स थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गए और बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा हो गए, और उसकी जो सेल्स थी वो भी कम होने लग गई। तो जिस वजह से राम ने सोचा कि श्याम जाता तो है डिलीवरी करने, लेकिन ये करता क्या है। तो एक दिन उसने देखा कि जो श्याम है वो या तो चाय पीता रहता है या फिर खेलता हुआ मिलता है जब भी उसको वो देखता। तो उसके बाद 6 महीने तक राम ने सोचा कि चलो इसको सुधारने की कोशिश की जाए। ठीक है, चलो इसको सुधार दिया जाए, अगर इसको निकाल देंगे तो फिर इसका भी घर है, और इसलिए इसको नहीं निकाला। उसके बाद कुछ दिनों बाद, 6 महीने बाद भी ये घटना ऐसे ही चलती रही। 6 महीनों के बाद राम ने
क्योंकि वो काम के प्रति वफादार नहीं था श्याम, तो उसने क्या किया, श्याम को काम से निकाल दिया क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और दूसरा कर्मचारी उसने रख लिया जो कि काम के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार भी था और साथ ही साथ वो अपना काम टाइम पर भी करता था, समय पर भी करता था। तो मुझे अब बताइए कि इससे आपको क्या पता चला इस स्टोरी से। चलिए तो मैं बताती हूँ, और जिसको पता चल गया मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी लिख के बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ें इस स्टोरी से समझ आई। मैं आपको बताती हूँ स्टोरी में क्या था। इस स्टोरी में जो पहले श्याम था वो सबसे पहली बात तो काम के प्रति अपना वफादारी नहीं निभा रहा था, जो उसका काम है उसको लेकर वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, और दूसरी बात ना वो समय पर अपना काम जो है वो पूरा करता था, ठीक है। लेकिन जो दूसरा कर्मचारी था वो जो है वो काम के प्रति वफादार भी था, यानी अपना काम टाइम पे भी करता था और अच्छे से भी करता था और समय पर भी वो दुकान पर आता था। तो यही हमारी होती हैं नीतियाँ यानी जो हमारा दैनिक व्यवहार है उसको हम किस तरीके से अच्छे तरीके से हमारे जो नियम हैं उन सभी को निभाएं, ठीक है। तो नीति का अर्थ एक बार परिभाषा के रूप में पढ़ लेते हैं जो कि आप लिखेंगे पेपर में। नीतियाँ नियम और मानकों का समूह है जिनकी किसी भी व्यक्ति से एक संतोषजनक पारिवारिक जीवन निभाने और अच्छे कार्यकर्ता बनने के लिए अपेक्षा की जाती है। इसे अंग्रेजी में मोरालिटी कहा जाता है, ठीक है। मोरल्स आपने सुने होंगे, इसको इंग्लिश में मोरल्स कहा जाता है। छोटे शब्दों में अगर हम कहें तो व्यवहार का ढंग, बर्ताव का तरीका। तो हिंदी में छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो नीतियाँ होती हैं कि किस तरीके से हम व्यवहार करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर और कैसा हमारा बर्ताव है हमारे काम को लेकर, या फिर हमारा जो भी हमें काम सौंपा जाता है उसको लेकर हमारा किस तरीके से बर्ताव है। अब कुछ नीतियाँ हमें बता दी गई हैं, कुछ नीतियाँ जैसे कि जो नीतियाँ व्यवहार में हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली नीति जो भी हम काम करें उसके प्रति हम वफादारी निभाएं और ईमानदार रहें, ठीक है। जो भी हमें काम सौंपा जा रहा है, मान लीजिए आपको बोला गया कि जाओ दुकान से 10 रुपये की कुछ भी ले आओ, जैसे चिप्स ले आओ जो कि 5 रुपये के आएंगे, लेकिन अगर आप वापस आकर 5 रुपये रख लेते हैं तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हैं। आपको चिप्स जो हैं वो मिले तो 5 रुपये के, ठीक है, जिसके लिए आपको 10 रुपये दिए गए थे, लेकिन अगर वही 5 रुपये जो आपके बचे उसको आप रख लेते हैं और उसको जो सामने वाला बंदा है उसको पकड़ाते नहीं हैं, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है जो उसने आपको काम पकड़ाया। तो इसीलिए हमें ईमानदारी और वफादारी निभानी चाहिए। इसके अलावा सच बोलना चाहिए। अगर आप बता देते हैं कि देखिए 5 रुपये की चिप्स लाई है और 5 रुपये जो है मैं रख रहा हूँ, तो ये सच बोलना हुआ, ये भी एक नीति हुई। इसके अलावा सभी का सम्मान करना, आपके घर में दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, इन सभी का सम्मान हमें करना चाहिए, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। इसके अलावा हम अपने मित्रों का भी हमें सम्मान करना चाहिए, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, और हमें टीचर्स का भी, गुरु का भी हमें सम्मान करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद समय का आदर, यानी अगर आपको कहीं जाना है, मान के चलिए आपको टाइम दिया हुआ है 10 बजे का और आप वहाँ पर पहुँचते हैं 10 या 10:30 बजे, ठीक है। तो 10:30 बजे आप अगर पहुँचते हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं, समय का अनादर कर रहे हैं। इसीलिए समय का आदर करना चाहिए, जो आपको टाइम दिया गया है बल्कि उससे पहले ही पहुँच जाओ, उससे लेट मत नहीं जाना चाहिए। उसके बाद है आपका कार्य के प्रति सम्मान। जो भी आपको काम दिया जाए ये ना सोचे कि मुझे बहुत छोटा सा काम दे दिया और मैं क्यों करूं, तो इसके लिए आपको कार्य का सम्मान करना चाहिए जो भी आपको काम दिया गया है। इसके अलावा आपको पर्यावरण का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यानी व्यवहार में हमारी नीतियां होनी चाहिए। पर्यावरण का सम्मान का मतलब है जो भी आपके आसपास पेड़ हैं या फिर जो भी आपके आसपास कुछ भी चीज़ें हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं उनको अच्छी तरीके से और कभी भी उनका कह सकते हैं कभी भी उनका दुर्सम्मान नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा उनका सम्मान करो, डिसरिस्पेक्ट किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। इसके ये तो थी हमारी व्यवहार में जो नीतियाँ होनी चाहिए, यानी हमें पहले से ही जो नीतियाँ पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारी ये नीतियाँ हैं जो कार्य क्षेत्र में अपनाई जाने वाली होती हैं। कार्य क्षेत्र का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर आप काम करते हैं। अब वो स्टूडेंट के लिए स्कूल हो सकता है, ठीक है, अफसर हो या फिर कोई भी कलीग हो, वर्कर हो, उनके लिए वो उनका ऑफिस हो सकता है, ठीक है। टीचर्स के लिए भी वो स्कूल हो सकता है। मतलब जो लोग जहाँ पर काम करते हैं वो लोग, वही चीज़ उनकी जो है कार्य क्षेत्र बन जाती है। समय की पाबंदी, ठीक है। कार्य क्षेत्र जैसे कि बच्चे के लिए, आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपके लिए स्कूल जो है वो आपका कार्य क्षेत्र है जहाँ पर आपको टाइम से पहुँचना चाहिए, ठीक है। समय की पाबंदी आपके पास होनी चाहिए। विश्वास पात्र, अब विश्वास पात्र का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ आपको बताई जाए तो आपको उसके प्रति बिल्कुल विश्वास जगा के रखना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जैसे आपको कोई चीज़ बताई गई है, किसी आपके फ्रेंड ने बता दी, तो उसको आप बिल्कुल अपने तक सीक्रेट रखिए, किसी को भी अपना जो है ये सीक्रेट ना बताइए जिसकी वजह से आप अपने फ्रेंड का विश्वास ना खोएं, ठीक है। तो विश्वास पात्र आप रहने चाहिए। इसके अलावा गोपनीयता, अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ को
कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको सीक्रेट्स बताती हैं कि भाई हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके की है और ये स्ट्रैटेजी हमें कहीं नहीं बतानी। तो इस चीज़ को जो वहाँ पर काम कर रहा वर्कर है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मेरी कंपनी है, उस चीज़ को मुझे किसी को नहीं बताना है, ठीक है। जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो किसी को नहीं बतानी है। तो ये होती है गोपनीयता, गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा हम अपने सहकर्मियों और ग्राहकों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहिए। अपने जो सहकर्मी यानी आपके जो कलीग होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के लिए ये मित्र हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग उनके लिए, उनके जो साथ काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं। ग्राहक किन के लिए होंगे? जो लोग शॉप्स चलाते हैं, ठीक है, कस्टमर उनके ग्राहक होते हैं, उनके प्रति हमेशा मित्रतापूर्ण रहना चाहिए, ठीक है, फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, फ्रेंडशिप हमेशा निभानी चाहिए। उसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है नई जिम्मेदारियों का निर्वहन व उन्हें सीखने की इच्छा रखना। अब अगर कहीं आप काम करते हैं, ठीक है, कोई भी आपका ऑफिस है या मान के चलिए आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर आपके टीचर आपको कोई नई जिम्मेदारी दे रही है, आपको मॉनिटर बनाती है मानिए, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं मैम मैं नहीं बन सकती क्योंकि मेरे में इतनी वो नहीं है, ठीक है, और मैं नहीं कर सकती ये काम। आप क्या करेंगे? नई जिम्मेदारियाँ लेंगे और उन्हें सीखेंगे भी। अगर आपको नहीं भी आती है तो उनको सीखिए, ठीक है, किस तरीके से मैं एक अच्छी मॉनिटर बन पाऊँ, और कोई भी चीज़ आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए तो उसको किस तरीके से निर्वहन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कार्य क्षेत्र में अपनाई जाने वाली जो विशिष्ट नीतियाँ होती हैं। इसके बाद आती है बात नीतियों की हमें आवश्यकता है ही क्यों हमें नीतियाँ निभानी चाहिए, ठीक है, होनी क्यों चाहिए। नीतियाँ जो होती हैं वो आपसी संबंधों और कार्य कुशलता को प्रभावित करती हैं। घर या दफ्तर किसी भी कार्य स्थिति के 3 घटक होते हैं, ठीक है। तो नीति जो होती है वो आपसी संबंधों को दर्शाती है। अगर आप इन नीतियों पर चलते हैं, ठीक है, किसी का विश्वास पात्र बनते हैं, सच बोलते हैं, वफादार ईमानदारी से आप रहते हैं, समय का आदर करते हैं, तो ये आपके संबंध जो होंगे, जो आपके रिलेशंस होंगे, आपका टीचर के प्रति हो या फिर आपका बॉस के प्रति हो, तो बॉस भी सोचेगा कि हाँ भाई ये बंदा सही है, या फिर टीचर भी आपकी सोचेगी कि ये मेरा जो स्टूडेंट है ये टाइम पे आता है और हमेशा ईमानदार रहता है, अपना काम टाइम पे करके लाता है, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि ये आपसे संबंध बढ़ाते हैं और कार्य कुशलता को प्रभावित करते हैं। तो घर हो या दफ्तर हो, किसी भी कार्य को करने के लिए 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक हैं? सबसे पहले तो कार्य यानी जो काम आपको दिया जा रहा है। इसके बाद कार्यकर्ता एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका टॉपिक है, ठीक है। कार्यकर्ता कौन होता है? जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्कर्स, ठीक है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे होते हैं कार्यकर्ता। इसके अलावा थर्ड आपका होता है कार्यस्थल, ठीक है। कार्यस्थल का मतलब है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक वर्कर के लिए उसका ऑफिस जो है या फिर उसकी फैक्ट्री जो है वो एक कार्यस्थल होगी, और जो कार्यकर्ता हैं उसके कौन होंगे? वो जो वर्कर्स हैं वो, और काम जो उन्हें काम दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो नीतियाँ हैं वो क्या निभानी चाहिए? कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना अति आवश्यक है, जो हर कार्यकर्ता के भीतर होना चाहिए। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको अनुशासन अवश्य बनाकर रखना है, ठीक है। जो भी उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना है और हमेशा अनुशासन में रहना है। उसके बाद पारिवारिक जीवन में नीतिगत समस्याएं। अब परिवार में अगर हम नीतिगत समस्याएं नहीं फॉलो करते हैं, नीतिगत समस्याएं क्या निकल के आती, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उनको फॉलो ना करने की। आमतौर पर कार्यस्थल में कुछ नीतिगत समस्याएं आती हैं, जैसे अनियमित और समय के पाबंद ना होना। कुछ लोग जो होते हैं, कितने भी मतलब अगर 10 लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनमें से मान के चलिए 6 लोग ऐसे होंगे जो कि समय पर आ रहे हैं, लेकिन 4 लोग फिर भी ऐसे निकल जाएंगे जो समय पर नहीं आते और समय के पाबंद नहीं होते, ठीक है। तो एक समस्या है। उसके बाद रूखे और कटु होते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि कटु होंगे, टाइम पे तो आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो कुछ कटु शब्द बोल देते हैं, जो कि मतलब कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं ना आपको जो कि शिष्ट और अशिष्ट व्यवहार करें आप लोगों के साथ हैं, और वो कुछ ऐसी बातें बोल दो जो दूसरों के दिल पे चुभे, ठीक है। तो ये होता है रूखे और कटु होते हैं। उसके बाद अपर्याप्त ज्ञान रखते हैं। अपर्याप्त ज्ञान का मतलब होता है वो लोग जो कि इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं। इनकम्प्लीट नॉलेज रखने के बाद आपने सुना भी होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, जिससे कि आपको आगे चलकर जो है परेशानियाँ उठानी पड़े। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान के चलिए आपने ये तो देखा कि आपको मैगी बनानी है, ठीक है। मैगी बनाने के लिए आपने देखा कि भाई मुझे गैस ऑन करनी है और उसके बाद मुझे मैगी चढ़ानी है और ऐसे करके मैगी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें पानी ही नहीं डालेंगे, आपको ये नहीं पता कि इसमें पानी भी डलेगा या क्या डलेगा, तो उसके बाद वो क्या होगा? मैगी जल जाएगी, ठीक है, गैस की बर्बादी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए इनकम्प्लीट ज्ञान नहीं रखना चाहिए। संसाधनों का अपव्यय करते हैं वो लोग जो कि संसाधनों का अपव्यय करते हैं। अपव्यय का मतलब होता है उनको वेस्ट करना, ठीक है। जो लोग
संसाधनों का वो वेस्ट करते हैं उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और वो एक समस्या प्रदान करते हैं। संसाधन क्या चीज़ होती है? जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने ऊपर भी बताया, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो होता है संसाधन। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है, देखिए ऐसे आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं या फिर आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं और उनको आप अनयूज़ करते हैं और बिल्कुल वो सही है लेकिन आप उनको अनयूज़ कर रहे हैं, तो वो होगा संसाधनों का अपव्यय, ठीक है। उसके बाद आते हैं नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि जो रूल्स बनाए हुए होते हैं उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं और उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी एक समस्या है। अपने कार्य का आदर नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि अपने कार्य को यूँ समझते हैं कि मैं तो पता नहीं बहुत ज़्यादा छोटा काम कर रहा हूँ और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग अपने कार्य का आदर करना, रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वफादार नहीं होते, ठीक है। आप मान के चलिए 2 ही वर्कर हैं और दोनों वर्कर, एक वर्कर तो जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है लेकिन दूसरा वर्कर उसके भरोसे को तोड़कर उसके प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं है और इस तरीके से जो है वफादारी नहीं निभा रहा है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो आपको लिख लेनी है, क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हो, इतना कुछ कठिन नहीं है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लोगे ना इन पॉइंट्स को और आगे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, तो आप अपने जो दिमाग है उसका यूज़ करके भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो और अपना पेपर इसको बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा अपना, कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ साथ अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो मुझे ये भी बताइएगा कि आपको अगर इस तरीके से समझ आ रहा है तो मैं आपको ऐसे ही आगे वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नीतियों की संहिता, नेक्स्ट टॉपिक है नीतियों की संहिता। संहिता का मतलब होता है एक सूची बना लेना, ठीक है, जिसमें हम अपने रूल्स लिखें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, एक स्कूल है आपका, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि दीवारें जो होती हैं, ठीक है, या फिर प्राइमरी स्कूल्स भी होते हैं, उनकी दीवारों पर लिखा होता है कि आपको यहाँ पर कूड़ा ना डालें, है ना, या फिर समय पर जो है आएँ स्कूल में। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि है ना, गुरु का आदर करें और बहुत सारी ऐसी संहिता। संहिता का मतलब यही है कि सूची मिल जाना, ठीक है। तो ऐसी सूची जिसमें कुछ नियम, मानक और सिद्धांत स्पष्ट वर्णित हो जो घर और सार्वजनिक स्थानों पर हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करे, वह नीतियों की संहिता कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी सूची जहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि भाई इन नियमों को, इन सिद्धांतों का हमें फॉलो करना है, जिस वजह से जो हमारा मार्गदर्शन है वो हो जाता है। अब मान के चलिए आप एक सड़क पर जाते हैं, किसी भी सड़क पर, और वहाँ पर साइड में पेड़ लगे हुए हैं, तो उनके साइड में कुछ बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा कि ये जो पेड़ हैं या ये जो पौधे हैं, इनके फूल ना तोड़ें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि फूल तोड़ना बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं? मार्गदर्शन दिखाती हैं। कार्य नीतियों की संहिता में निम्नलिखित नीति होती है। तो सबसे पहली नीति क्या होती है? कार्य और घर पर नियमित और सामयिक रहें, ठीक है। तो कार्य है और जो घर है उस पर हमेशा हमें नियमित रहना चाहिए, यानी नियम से चलना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और जो रात है उसमें जल्दी सो जाएं, ठीक है, समय पर भोजन करें। ये सारी चीज़ें जो है ये संहिता के उसमें आ जाती हैं। स्वयं के लिए निर्धारित कार्य को पूरा करें। हमेशा जो काम आपको दिया गया है, ये नहीं कि आपको आपकी मम्मी कह रही है कि जाओ बेटा दूध लेके आओ और आप जो हो फ़ोन में लगे हुए हो और 1 घंटा मम्मी को बोलते बोलते हो गया। तो हमेशा अपना जो काम है उसको पूरा करें, निर्धारित समय पर आपको काम करना चाहिए। सबके प्रति श्रेष्ठ, धैर्यवान, विनम्र और आदरपूर्ण रहें। आपने जो आपके बड़े हैं या फिर आपके जो छोटे भी हैं उनके हमेशा श्रेष्ठ बने रहें, ठीक है। जो आपके छोटे हैं वो आपको अपना आइडियल माने कि मेरे भैया जो है या मेरी बहन जो है वो काफ़ी अच्छी है और मुझे भी इनके जैसा बनना है। श्रेष्ठ बने रहें, धैर्यवान रहें, हमेशा पेशेंस रखें अपने अंदर कि भाई कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है जल्दी तो उसके लिए थोड़ा वेट करना सीखें। और इसके अलावा विनम्र रहें और आदरपूर्ण रहें। जो आपके बड़े हैं या छोटे हैं उनको हमेशा आदर दें, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार रखें। हमेशा अपनी जो नई नई चीज़ें हैं उनको सीखने के लिए हमेशा तैयार रखें अपने आप को। और कोई भी चीज़ के लिए, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, अगर आपकी टीचर आपको समय पे कोई भी काम देती है तो आप ये मत बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता। हमेशा तैयार रहें कि मैं ये काम कर सकती हूँ और मैं इसको बहुत अच्छे से करूँगी। अपने कार्य के नियमों, नीतियों और प्रक्रमों का कड़ाई से और समान रूप से पालन करें। और जो भी आपको नियम बताए गए हैं, जो काम करने के लिए नियम दिए गए हैं, उसको हमेशा जो है नियम के अनुसार या फिर टाइम के अनुसार पूरा करें। नेक्स्ट है
अपने कार्य और संस्था के प्रति ईमानदार रहें। जो भी आपको काम दिया जाता है या कोई भी आपकी कंपनी है उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहें। जहाँ पर आपका भ्रष्टाचार से सामना हो उसे प्रकट करें। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप हमेशा आगे आकर अपनी आवाज़ उठाएं, उस चीज़ को दबाएं नहीं, ठीक है। सभी प्रकार के कार्यों के प्रति आदर भाव रखें। कोई अगर छोटा काम तो वैसे कुछ नहीं होता, हर काम अपनी जगह सही है, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है काम में, लेकिन कोई भी अगर काम हो रहा है जैसे लेबर भी हैं तो हमेशा उनका भी आदर करें, क्योंकि वो भी कमा के खा रहे हैं, ठीक है, अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है सारी संहिता, क्या क्या नीतियाँ होती हैं संहिता में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नैतिक मानकों का स्तर बढ़ाना। इसके बाद आप किस तरीके से इनका स्तर बढ़ा सकते हैं। जो ये नैतिक मानक है, स्तर बढ़ाने का मतलब है कैसे इनको फॉलो करके और अच्छा आप बना सकते हैं। सबसे पहली बात है सार्वजनिक तौर पर प्रकट और प्रचार। हमेशा जो ये नीतियाँ होती हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर बड़े भी हैं, अगर कोई गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाइए कि नहीं, आप नीति के खिलाफ कर रहे हैं और हमेशा नीतियों से चलें, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब आप इसका हमेशा जो है प्रचार करें, प्रसार करें, प्रकट करें। इसके अलावा नीति संहिता बनाना। नीति जो संहिता है आपकी, नियम की एक सूची बना ले कि मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है और ये काम इस टाइम पे करना है। टाइम टेबल के रूप से आप काम करें, नियम बना ले अपने। स्कूल और कॉलेजों में नीति और मूल्य शिक्षा, और इस तरीके से अगर हम स्कूल या कॉलेज में भी जो शिक्षा आपको अभी मिल रही है, अगर हम कॉलेज में भी यही शिक्षा दें और कंटिन्यू करें इस चीज़ को, तो ये जो स्तर है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज करिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना हुआ है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपका नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए, हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो रहा है और नीचे आपका सारांश आएगा कि हमने चैप्टर में क्या समझा, समरी आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमने नीतियों के बारे में पढ़ा। नीति का मतलब क्या होता है, सही और गलत व्यवहार। जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, व्यवहार बिहेवियर हमारा कैसा है। उसके बाद हमने पढ़ा नीतिगत समस्याओं के बारे में, क्या क्या चीज़ें जो हमारी नीति को निभाने के बीच में समस्या बनती हैं। पहला हमारा अपने कार्य के प्रति अनादर, अशिष्ट और अभद्र व्यवहार, अपर्याप्त ज्ञान, नियमों का उल्लंघन, विश्वासघात, संसाधनों का दुरुपयोग, समय की पाबंदी की कमी, ठीक है। तो ये सारी नीतिगत समस्याएं हैं। कार्य संहिता के पालन से ये सुधारी जा सकती हैं। तो ये जो नीतियां, जो समस्याएं हमने ऊपर देखी, ये अगर हम कार्य संहिता बना लेते हैं तो उससे ये सुधारी भी जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ कि आप इसको सारांश को अच्छी तरह पढ़ लें और अच्छी तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका 2nd चैप्टर मॉड्यूल 1 का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 3rd चैप्टर है। बढ़ लेते हैं अगले चैप्टर की ओर। चलिए, तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे चैप्टर की ओर। चैप्टर 3 है आपका परिवार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। टाइटल का मीनिंग पहले समझते हैं। परिवार, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, परिवार जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वो आपका परिवार होता है। स्वास्थ्य मतलब आपकी हेल्थ, ठीक है। और इसके अलावा सुरक्षा, किस तरीके से आप इन सभी चीज़ों की सेफ्टी कर सकते हैं, यानी सुरक्षा कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब आप सभी को पता होगा कि हम सभी जो हैं एक परिवार में पैदा होते हैं, जिसमें हमारे माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, भाई बहन और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, ठीक है। वो हमारा परिवार होता है। यहाँ परिवार में हमें क्या मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा हमें प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है अपने बड़ों से, और या अपने जो छोटे हैं उनके लिए हम श्रेष्ठ बनते हैं। और इसके अलावा हम जो है हेल्प भी ले लेते हैं अपने परिवार से। तो ये सारी चीज़ें हमें परिवार से मिलती हैं। और परिवार जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो हैं इससे अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं, परिवार से संस्कार हमें मिलते हैं। और जो हमने नीतियाँ पढ़ी हैं ऊपर, वो भी हमें नीतियाँ भी अपने परिवार से पता चलती हैं कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में रहना चाहिए। परिवार सबसे महत्वपूर्ण समूह है जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और परिवार हर किसी का होता है, ठीक है। कोई भी इंसान हो, हर एक का परिवार है। परिवार में ये सारे लोग आ जाएंगे, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, चाचा चाची और माँ बाप, भाई बहन, ये सारे होते हैं आपके परिवार। परिवार का अर्थ देख लेते हैं। आप लिखेंगे कैसे इसको। परिवार का अर्थ है कुछ संबंधित लोगों का समूह जो एक ही घर में साथ रहते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग जो एक ही घर में साथ रह रहे हैं। परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। परिवार की विशेषता होती है, सबसे पहली, दंपत्ति को विवाह करके पति पत्नी का नैतिक दर्जा प्राप्त होता है। दंपत्ति का मतलब होता है कपल, ठीक है। कपल यानी आपके माता पिता हैं। माता पिता आपके जो हैं वो
पति पत्नी भी तो हैं, ठीक है, या फिर आपके दादा दादी ही हैं, वो दादा दादी आपके जो हैं वो पति पत्नी हैं एक दूसरे के। इसलिए जो दंपत्ति होते हैं वो क्या करते हैं, विवाह करते हैं और उसके बाद पति पत्नी का उनको दर्जा मिलता है, तो वो परिवार में रहते हैं। सभी सदस्यों के लिए एक ही आवासीय स्थान होता है। आवासीय स्थान का मतलब है एक ही घर होता है, वो होगा परिवार, जहाँ पर सभी लोग एक साथ रहते हैं। परिवार में बच्चे भी होते हैं जो स्वयं से या गोद लिए भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने इसमें क्या देखी, पति पत्नी, ठीक है, जो शादी करके एक साथ रहें वो होते हैं, वो परिवार में रहेंगे। इनका एक ही घर होगा, ठीक है, परिवार में रहने वाले लोगों का एक ही घर होगा। और इसके अलावा पति पत्नी के अलावा यहाँ पर बच्चे भी होंगे, ठीक है, या तो ये जो बच्चे होंगे वो खुद के हो सकते हैं या फिर ये गोद लिए हुए बच्चे भी हो सकते हैं। अगला हमारा है परिवार के कार्य। अब हमने परिवार का मतलब तो देख लिया, लेकिन परिवार का काम क्या होता है, ज़रूरत क्या है हमें परिवार की, परिवार क्या क्या काम करते हैं। परिवार कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे सबसे पहला हमें सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। सबसे पहला तो ये जो परिवार होता है वो सुरक्षा ही देता है। जैसे अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, जो नवजात शिशु है, मान के चलिए जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है, वो नया नया है, या फिर उसकी किस तरीके से उसको देख सकें, है ना, उसको किस तरीके से अच्छी तरह पाल सकें, ये हमें परिवार से पता चलेगा। और किस तरीके से बीमार भी अगर व्यक्ति है तो उसकी भी किस तरीके से सुरक्षा की जा सके, छोटे बच्चों से बीमार व्यक्ति की और बीमार से जो बाकी अन्य व्यक्ति हैं उनकी, ठीक है। तो बीमारों की किस तरीके से सुरक्षा करें, या बुजुर्ग जो रहते हैं उनके साथ उनकी कैसे देखभाल करें, तो इस प्रकार से ये जो है सुरक्षा देता है। भावनात्मक आधार देना, ये हमें भावनात्मक आधार भी देता है। अगर कोई आपका मान लीजिए कोई भी आपके दिमाग में कोई भी बात घटित होती है आपके जीवन में, तो वो बात आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आपके अगर दादी हैं दादा हैं उनके साथ आप शेयर करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो ये हमें भावनात्मक आधार देता है, यानी फीलिंग्स जो है वो हमारी समझता है। इस परिवार में जो है ये काम होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ है इसमें, थर्ड चीज़, सदस्यों को शिक्षित करता है। अब अगर परिवार नहीं होगा तो आप क्या शिक्षा लेना ज़रूरी समझेंगे? आप भी ऐसे ही वेंडर की तरह, वेंडर का मतलब होता है ऐसे ही जो है इधर उधर घूमेंगे, फिर आपको शिक्षा की ज़रूरत क्यों महसूस होगी, फिर आप शिक्षित क्यों होंगे, है ना। इसीलिए सदस्यों को ये परिवार जो है शिक्षित करता है। मम्मी पापा ये सभी परिवार को शिक्षित करते हैं। इसके अलावा ये आर्थिक सुरक्षा देता है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब होता है कोई अगर मतलब कम कमा रहा है परिवार में, जैसे मान के चलिए किसी परिवार में माता पिता और चाचा चाची सब रहते हैं एक साथ, लेकिन अगर कोई चाचा है किसी का, वो कम कमा रहा है और जिस वजह से उसको अगर कुछ परेशानी आ जाती है तो उसके जो भाई होंगे या उसका जो पिता होगा वो उसकी सहायता कर सकता है पैसों को लेकर, तो वो होता है आर्थिक सुरक्षा देना, ठीक है। आर्थिक सुरक्षा ये देता है। और मनोरंजन का स्रोत बहुत अच्छा है। मनोरंजन यानी आप साथ मिलकर जब कोई मूवी देखते हैं, साथ मिलकर बातचीत करते हैं, वो भी इससे काफ़ी अच्छी होती है। ये काम भी इसका होता है। बच्चों का समाजीकरण करता है। समाजीकरण का मतलब बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाता है। नई नई चीज़ों का मतलब होता है कोई अगर समाज की बातें सिखा रहा है या फिर कोई भी नीति हम बच्चों को सिखाते हैं, रूल्स बच्चों को सिखाते हैं, वो भी ये करता है। प्रजनन का कार्य करता है, ठीक है। परिवार में ही प्रजनन का कार्य जो है वो होता है, ठीक है। इसके अलावा परिवार के क्या प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। परिवार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आई होप यहाँ पर आपको कार्य समझ में आ गए हों, सारे कार्य। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला तो संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जिसमें सभी लोग एक साथ रह रहे हैं। अब सभी लोग का क्या मतलब है, जिसमें आपके दादा दादी भी हों, ठीक है। इसके अलावा आपके पापा मम्मी, चाचा चाची और आपके चाचा चाची के बच्चे या फिर आपकी बुआ वगैरह, ये सब अगर रहती हो तो वो है आपका संयुक्त परिवार, जो सभी लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। और अगर आप एकल रहते हैं तो उसको बोलते हैं एकल परिवार, यानी जिसमें सिर्फ आपके माता पिता हो और आपका भाई हो या बहन हो और आप हो, ठीक है, तो वो होगा आपका एकल परिवार। अब संयुक्त परिवार जो इसमें सभी लोग साथ रहते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं ये समझते हैं। सबसे पहले तो सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। यहाँ पर सभी सदस्य हमारा मतलब है चाचा चाची, नाना नहीं, दादा दादी, ठीक है, दादा दादी, ये सारे लोग अगर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो वो है आपका संयुक्त परिवार। सभी सदस्यों की साझी रसोई होती है, यानी सभी के लिए एक ही किचन होता है, अलग अलग किचन नहीं होते हैं, तो ये आपका संयुक्त परिवार में आएगा। सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं,
यानी किसी एक का हक नहीं होता है अपनी प्रॉपर्टी पर, सभी जो है हिस्सेदार होते हैं इसमें। सभी सदस्य पारिवारिक कार्यक्रमों में एक साथ शामिल होते हैं। अगर कोई फंक्शन होता है तो सभी लोग एक साथ मिलकर उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। संयुक्त परिवार में निर्णय परिवार का मुखिया लेता है और यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो परिवार का मुखिया यानी परिवार का बड़ा लेगा। मान लीजिए अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हो तो सबसे बड़ा आपका अगर दादे हैं तो वही जो है निर्णय ले सकते हैं। किसी को अगर सिलाई का कोर्स सीखना है या फिर कोई भी कोर्स अगर सीखना है तो वो हमें जो है परमिशन लेनी पड़ती है अपने दादाजी से, जो भी मुखिया है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त परिवार के क्या लाभ हैं, किस क्या क्या फ़ायदा है इनसे। सबसे पहला, यह परिवार के सदस्यों को मिलनसार बनाता है। मिलनसार यानी लोग एक दूसरे को, यहाँ के जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें बूढ़ा, असहाय और बेरोजगारों को देखभाल होती है, ठीक है। तो इसमें जो बूढ़ा होगा या फिर जो असहाय होगा, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो सभी लोग जो हैं एक दूसरे की देखभाल करते हैं। बेरोजगारों की भी यहाँ पर देखभाल होती है। छोटे बच्चों का लालन पालन भली भांति होता है। अब अगर आपके घर में आप अगर संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो दादी दादी हैं वो सभी जो हैं बच्चों को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। अगर माँ बाप कहीं बाहर काम के लिए भी जा रहे हैं तो भी वो लोग जो हैं परिवार में जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से पाल लेते हैं। फोर्थ, संयुक्त परिवार में आर्थिक सुरक्षा अधिक रहती है। अगर किसी को कोई पैसे की तंगी हो रही है तो एक दूसरे की यहाँ पर पैसों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर भावनात्मक आधार को लेकर भी मदद हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी इतने सारे लाभ होने के बाद भी संयुक्त परिवार की कुछ समस्याएं भी होती हैं। जैसे सबसे पहला, कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है। ऐसे परिवारों में कई बार ये देखा गया है कि महिलाओं को, जो घर की जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, उनको कम सम्मान दिया जाता है। जो पुरुष है वही सोचते हैं कि हम ही काम करते हैं, ये तो कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। अक्सर सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर या किसी व्यापार को लेकर विवाद उठ खड़ा होता है और ऐसे परिवारों में कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है। कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आपका संयुक्त परिवार की परेशानियां और समस्याएं खत्म होती है। नेक्स्ट आपका एकल परिवार, यानी जब आपका ये परिवार की छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। इसमें ना कोई दादा दादी होगा, ना चाचा चाची होगा, सिर्फ पति पत्नी होगी और उनके जो है बच्चे रहेंगे। एकल परिवार के लाभ देख लेते हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसमें जो बच्चे भी होंगे तो वो भी आत्मनिर्भर रहेंगे क्योंकि उनको पता होता है। कई बार एकल परिवार में ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो शहरों में होते हैं और इसके अलावा जो लोग काम करते हैं, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, वही लोग एकल परिवार में रहते हैं। तो जिस वजह से दोनों अगर काम पर जाएं तो उनके बच्चों को आत्मनिर्भर होना पड़ता है, ठीक है। कई बार उनको जो चीज़ें हैं वो खुद से करनी पड़ती हैं और इस वजह से उनमें आत्मविश्वास भी आता है। एकल परिवार में बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए उत्साहित करा जाता है, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा संयुक्त परिवार में मुखिया निर्णय लेगा, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खुद से निर्णय ले सकते हैं। सदस्यों के बीच गहरा लगाव विकसित होता है और इसी वजह से जो है सदस्यों के बीच में गहरा लगाव देखने को मिल जाता है। एकल परिवार की समस्याएं भी हैं। नवविवाहित दंपत्ति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहली कि अगर आप नवविवाहित हैं, ठीक है, अगर कोई नए नए पति पत्नी हैं, उनको कोई बुजुर्ग नहीं मिलता, ठीक है। बुजुर्गों का उनके पास सहारा नहीं होता और उनको सारी चीज़ें खुद से करनी होती हैं। बच्चों की देखभाल में कमी, और यहाँ पर ऊपर हमने देखा संयुक्त परिवार में अगर दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं तो उनके दादा दादी बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चों को संभालने वाला नहीं होता। बुरे समय में परिवार का सहारा नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पर जो है बुरे समय में परिवार का कोई सहारा नहीं रहता। इसके बाद आपका टॉपिक आता है बदलता पारिवारिक परिवेश, ठीक है। तो किस तरीके से जो परिवार है वो बदलते जा रहे हैं ये हम देखेंगे। औद्योगिकरण के कारण परिवारों में कई बदलाव आए हैं। जैसे क्या बदलाव आए हैं? औद्योगिकरण का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद परिवार में क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले तो परंपरावादी परिवार में बेटा ही परिवार के व्यवसाय या पेशे को संभालता था, परंतु पहले क्या होता था कि सिर्फ बेटा जो है वही काम करेगा या फिर घर का जो पुरुष है, घर का जो मेंबर पुरुष है, ठीक है, वही काम करेगा बाहर, और जो महिलाएं हैं वो घर पे काम करेगी, ठीक है। जैसे ये सिर्फ पहले पुरुष ही काम करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब महिलाएं भी काम करने लग गई हैं परिवारों में। अब लड़कियां भी शिक्षित हो गई हैं, जिस कारण दोनों साथ मिलकर काम जो है करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, अब ज़्यादातर लोग एकल परिवार में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है एकल परिवार में रहने लग गए, जिस कारण महिलाओं को घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, और इसी कारण घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियाँ महिलाओं को निभानी पड़ती है। और इसके साथ साथ पुरुषों को भी घर के कामों जैसे बच्चों की देखभाल आदि में हाथ बटाना पड़ता है, ठीक है।
तो पहले क्या होता था कि सिर्फ महिलाएं जो थी वो घर का काम करती थी, लेकिन अब जो है पुरुषों को भी महिलाओं की मदद करनी पड़ जाती है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो भी घर से बाहर का काम करती हैं। ठीक है, जैसे पुरुष जो है वो महिलाओं की कपड़े धोने में मदद कर सकते हैं, या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वो मदद कर सकते हैं, घर की झाड़ा पोछी में और झाड़ू पोछे में। ठीक है, इसके अलावा पेड़ों की देखभाल में, इस्त्री करने में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे दीवारों पर कुछ भी डेकोरेशन करना, ये सारी चीज़ें में मदद कर देते हैं। अब बदलता परिवेश यही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महिलाएं दोनों काम करती थी, दोनों, यानी बाहर का भी और घर का भी। इसके बाद हमारा आ जाता है परिवार का, यहाँ पर टॉपिक हो जाता है खत्म। नेक्स्ट आपका स्वास्थ्य की संकल्पना, यानी हेल्थ किस तरीके से क्या हो, हेल्थ क्या होती है। स्वास्थ्य का अर्थ है रोगों से मुक्त रहना, यानी जब हमें कोई भी रोग नहीं होता, कोई भी हमें बीमारी नहीं है और हम उससे मुक्त हैं, तो वो आपका स्वास्थ्य कहलाएगा। ठीक है, स्वस्थ रहने का मतलब शारीरिक रूप से ठीक होना, मानसिक शांति, प्रसन्नता और चिंताओं से रहित होना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, जो रोग होते हैं वो सिर्फ शारीरिक नहीं होते। ठीक है, ये मानसिक भी हो सकते हैं, यानी कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो वो भी हो सकता है रोग। या फिर कोई लोग जो है ज़्यादा चिंता करते हैं, वो भी एक प्रकार का रोग है। तो अगर हम इन चिंताओं से मुक्त रहते हैं तो वो होता है स्वास्थ्य। पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या कारक हैं जो पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो पोषक आहार। अगर हमारा भोजन अच्छा है तो हमारे जो स्वास्थ्य है वो ऑटोमेटिकली अच्छा बनता जाएगा। इसीलिए सभी को साथ मिलकर और अच्छा खाना खाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता हमें हमेशा रखनी चाहिए। इसके भी 4 पहलू होते हैं। स्वच्छता में हमें सबसे पहले तो ये देखिए, टाइम पर नहाना है अच्छे से। ठीक है, और किस तरीके से हम ब्रश करें अच्छे से रेगुलरली, और कभी भी आप अपनी जो कॉपीज़ होती हैं उनके पन्ने थूक लगा कर ना पलटें। ठीक है, इसके अलावा हैंड वॉश करें, जब भी वॉशरूम से बाहर आएँ तो उसके बाद हैंड वॉश करें। त्वचा को कैसे साफ रख सकते हैं, आप त्वचा पे जब भी पसीने आए तो उनको साफ करें। ठीक है, अच्छे और नए हमेशा अलग वस्त्र पहने, हर दिन अलग वस्त्र पहने, नए वस्त्र पहने। और इसके अलावा अपनी जो त्वचा है उस पर अगर कोई कट मार्क लग जाता है तो तभी के तभी उसका जो है समाधान करें, उस पर डिसइंफेक्टेंट लगाएं। इसके अलावा बालों को किस तरीके से हम स्वच्छ रख सकते हैं, बालों की हमेशा नित्य कंघी करनी चाहिए, और इसके अलावा उसकी हमेशा मालिश भी करनी चाहिए। ठीक है, कंघी करने के बाद उसकी मालिश करें, उसको अच्छे से धोएं। नाखूनों को समय पर काटना चाहिए, आँखों को भी दिन में 2 बार धोना चाहिए। कान की स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए इन्हें भी प्रतिदिन साफ करना चाहिए। इसके बाद थर्ड आपका टॉपिक है व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज किस तरीके से आप कर सकते हैं। सभी आयु के सदस्यों के लिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती, इसका मतलब है व्यायाम कई प्रकार के होते हैं। तेज सैर करना, यानी वॉक करना। ठीक है, पैदल चलना, दौड़ना, एरोबिक्स करना, योग करना। ठीक है, अगर आप योग भी कर रहे हैं, जैसे जो बूढ़े हैं परिवार में, अगर बूढ़े लोग हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो योग कर सकते हैं। उनसे तेज तो भागा जाएगा नहीं, है ना, या फिर उनसे पैदल नहीं चला जाता, ज़्यादा एरोबिक्स वगैरह इनसे नहीं होंगे, ज़्यादा दौड़ नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन वो अगर योग करते हैं तो भी उनका व्यायाम हो जाता है। कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी और इस प्रकार के अन्य तेज रफ्तार वाले अगर हम खेल खेलते हैं तो भी व्यायाम हो जाएगा। कुश्ती, दंड बैठक, जूडो, कराटे। कुश्ती और दंड बैठक पहले के लोग बहुत ज़्यादा करते थे, इसीलिए वो इतने ज़्यादा फिट थे, तो ये भी करना चाहिए। इसके अलावा आसन आ जाता है इसमें। आसन यानी आप किस पोस्चर में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं बैठना चाहिए, हमेशा इस प्रकार सीधे बैठना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट है आराम और नींद। हमेशा जो आराम है और नींद है उसको भी लेना चाहिए, यानी कि आप लगातार काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए बहुत छोटे बच्चे लगभग पूरा दिन ही सोते रहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा ही सोते रहते हैं, और वयस्क जो होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, जवान लोग होते हैं, उनके लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। तो इतनी नींद हमेशा लेनी चाहिए। चलिए, तो इसके बाद आपका आ जाता है 6th टॉपिक, जो है स्वस्थ आदतें। स्वस्थ यानी हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, तो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको अपनाने से, जिनको अगर हम स्वयं में लाते हैं तो हम जो है अपनी जो स्वास्थ्य है उसको और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भोजन सही समय पर करें। ठीक है, तो जिस टाइम पे आपको भोजन करना है उसी टाइम पर नियत बना ले उस भोजन समय की। ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से काम करें। नियमित समय पर सोएं।
इसके बाद आपको हमेशा नियमित समय पर सोना है, लेट बिल्कुल नहीं सोना है। इसमें ये बताया गया है प्रतिदिन शौच के लिए जाए, हो सके तो प्रातः काल में, ठीक है। मादक पदार्थों का सेवन ना करें और सड़कों पर ना थूकें। तो और भी इसके अलावा बहुत सारी स्वच्छ आदतें होती हैं, जैसे कि समय समय पर नहाएं, ठीक है, रोज़ाना। और इसके अलावा भी जैसे कि ब्रश करें और सही समय पर सोएं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है समय पर काम करना, ठीक है। हमेशा ये सारे काम अपने सही समय पर करें, चाहे वो स्कूल जाना हो, पढ़ाई करना हो, खेलना हो या फिर खाना खाना हो। सही समय पर अगर ये काम आप करते हैं तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे साबित हो जाते हैं। उसके बाद है आपका टॉपिक स्वच्छता अपने आसपास की। सबसे पहले तो स्वच्छता यानी स्वच्छता का अर्थ होता है अपने आसपास के स्थानों को गंदा होने से बचाना। ज़रूरी नहीं है अपने आसपास के स्थानों को, ये हम स्वच्छता अपने अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा रोज़ाना कंघी करना, रोज़ाना नहाना, ये भी एक स्वच्छता ही होती है। लेकिन स्वच्छता अगर अपने आसपास की हो तो किस प्रकार से होगी? सबसे पहले हमारे घर की गंदगी, हमारे घर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी कई प्रकार की गंदगी जो है निकलती है। उसमें से भी जैसे सबसे पहले आता है रसोई घर का कचरा, फलों और सब्जियों के छिलके, ठीक है। तो ये जो कचरा होता है, ये जो छिलके होते हैं, वो छिलके हमेशा हमें डस्टबिन में फेंकने चाहिए। और ये जो है हमारे घर से निकलता है। उसके बाद कभी कभी फेंका गया बासी भोजन, जो बासी भोजन होता है उसे हम फेंक देते हैं, वो भी एक कचरे के रूप में निकलता है। फिर बर्तनों की धोवन, जो मतलब हम बर्तन धोते हैं और उनसे जो गंदा कचरा निकलता है वो भी। स्नान गृह की निकासी का पानी, और जो हमारा नहाने वाला बाथरूम है और उसमें से जो निकासी मतलब उसमें से पानी जो निकल रहा है, वो जो नाली वगैरह होती है वो भी एक जो है गंदगी फैलाती हैं। इसके अलावा अगर हम चूहे वगैरह मार देते हैं, घर में चूहे हो जाते हैं तो उनको मार, है ना। और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बगीचे का जो भी हमारा वेस्ट होता है, ठीक है, अगर हमारे बगीचे में ख़राब फूल हैं उसको फेंक देना इधर उधर आसपास, तो वो भी गंदगी फैलाते हैं। तो ये सारे तो थे हमारे घर में से जो गंदगियाँ निकलती है। इसके अलावा होती हैं हमारी सेकंड नंबर पर सड़कों और गलियों का कचरा। तो जिन गलियों में, जिन सड़कों पर हम चलते हैं उनमें क्या क्या किस प्रकार के कचरे होते हैं ये देख लीजिए। जैसे ये सड़क है, इसके किनारे कुछ लोग जो है ऐसे ही पैकेट्स वगैरह फेंक देते हैं, कूड़ा रख के चले जाते हैं कभी कभी, और वेस्ट जो होता है उन्हें, और चूहे वगैरह, इन सब से फिर चूहे आते हैं, मकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। और इसके अलावा कई बार लोग जो है मरे हुए जो भी जानवर होते हैं उनको भी सड़क पर ऐसे ही फेंक देते हैं, ये भी गलत है। इससे भी जो है स्वच्छता जो का नुकसान होता है। और जैसे कि ये भी गंदगी फैलाते हैं अगर हम अपने आसपास ही कूड़े को फेंक रहे हैं और उस कूड़े को सफाई कर्मी को नहीं दे रहे हैं, इधर उधर गलियों में फेंक दे रहे हैं, तो वो भी गंदगी फैलाएगा। अब बात आती है स्कूल के अंदर का कचरा। जिन स्कूलों में आप पढ़ते हैं तो वहाँ कैसा कचरा होता है, वहाँ पर आपको मिलेगा जो भी कॉपी वगैरह हों, ठीक है, उनके कागज़ को ऐसे ही बच्चे फोल्ड करके फेंक देते हैं, या फिर पेन वगैरह जिनका यूज़ करते हैं उनको भी बच्चे ऐसे ही जो है डस्टबिन में फेंक देते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर स्वच्छता टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट आपकी बात आती है मौसम और कपड़े। तो घर में हम मौसम में किन प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, आप अपनी जनरल नॉलेज से भी लिख सकते हैं। जैसे समर में सबको पता है कि ऐसे खुले खुले कपड़े पहनने चाहिए, जैसे शॉर्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, बनियान हो गई, और भी काफ़ी सारी होती हैं। और इसमें हमारी स्लीपर्स काफ़ी अच्छी होती हैं, चप्पल वगैरह, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें। और जैसे विंटर है, विंटर में मतलब सर्दी में हम कैसे कपड़े पहनेंगे, सर्दी में हम ज़्यादातर ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म रखें, ठीक है। समर में वो कपड़े पहनते हैं जो हमें ठंडा रखें। और स्प्रिंग यानी मानसून में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें बारिश से बचाएं, फिर कीचड़ वगैरह हो जाता है तो इन सब से हमें बचाएं। अम्ब्रेला यानी छाता का हम यूज़ करते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे फुल बाजू की पैंट पहनते। अब स्प्रिंग में ऐसा क्यों होता है, स्प्रिंग में हम फुल बाजू की पैंट इसीलिए पहनते हैं क्योंकि इस टाइम पे मच्छर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और डेंगू वगैरह का खतरा होता है, तो इसीलिए हमें फुल बाजू के कपड़े ज़्यादातर पहनने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है परिवार में सुरक्षा कैसे हो। अब हमने यहाँ पर टॉपिक्स देख लिए स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में, और ये सारे टॉपिक्स आप अपनी जनरल नॉलेज से लिख सकते हो। अगर आप जो है इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेते हो, समझ लेते हो, तो आप खुद ये चीज़ें जो समझ कर और लिख सकते हो, है ना। तो स्वास्थ्य हमने पढ़ लिया, स्वच्छता हमने पढ़ ली। अब बात आती है सुरक्षा, कि परिवार में सुरक्षा कैसे रखें। देखिए, सुरक्षा सबको पता है, शारीरिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। अब सुरक्षा जैसे कई बार होता है कि वायु
वायु जो होती है वो प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में जो हम सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित वायु में किस तरीके से अपने को बचाएं, है ना। जैसे हैंकी का यूज़ करें अगर हम बाहर जाएं तो, या मास्क वगैरह लगा के रखें, तो इससे भी हमारी सुरक्षा होती है। और कई बार होता है ऐसा कि जो बच्चे होते हैं या कई बार बड़े भी स्लिपरी जो फ्लोर होता है, यानी जो फिसलने वाला फ्लोर होता है, उसमें जो है स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, फिसल जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें कि फिसलने से बचें, अपने आप को बचाएं। और कई बार जो छोटे बच्चे हैं होते हैं उनको कुल्हाड़ी, ऐसी खुरपी वगैरह, ये सारी नुकीले जितने भी उपकरण होते हैं उनसे हमेशा दूर रखें। इस तरीके से आप जो है सुरक्षा कर सकते हैं अपने परिवार में, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी सुरक्षा है, जैसे बिजली का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। बिजली के जितने भी उपकरण होते हैं उससे हमें करंट लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हमेशा इन उपकरणों से दूरी बनाकर रखा। अगर छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ ही जो है ये सारी चीज़ें को इस्तेमाल करें। सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य सब बच्चों के साथ मिलकर समय बिताएं और उन्हें इस बारे में समझाएं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे मान के चलिए जो बोर्ड होता है आपका बिजली का, उसमें हाथ दे देते हैं, है ना। तो इसके लिए बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, और जो समझाते हैं उसके माता पिता कि बेटा अगर तुम इसमें हाथ दोगे तो इससे तुम्हें करंट लग सकता है, इसलिए समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये सब मानसिक रूप से बच्चों को स्वस्थ बनाने में भी मदद करते हैं, ठीक है। इससे जो है बच्चों को भी समझ में आता है और वो भी स्वस्थ बनते हैं। अब बात आती है बाल शोषण से कैसे सुरक्षा करें। अब ये तो हमने वो चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम सिर्फ सुरक्षा कर सकते हैं लोगों की, या अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, जैसे कि माता पिता हैं या फिर भाई बहन हैं, उनकी किस तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा बाल शोषण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल शोषण हमारा जो है बच्चों का, यानी बच्चों का शोषण, जो कि शारीरिक, मानसिक, हर एक तरीके से होता है। शारीरिक प्रताड़ना आदि बाल शोषण है। इससे बच्चों पर मानसिक तनाव बनता है, ठीक है। जब भी जैसे किसी बच्चे को कोई माता पिता मार रहा है, या फिर उसको डांटना या फिर डांटना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। उसको जब डांटना है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मार रहा है, साथ ही साथ उसको प्रताड़ित कर रहा है, प्रताड़ित मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो वो एक मानसिक तनाव बना देता है बच्चे के ऊपर, और उससे क्या होता है, उसका बाल शोषण हो रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस वजह से अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, अपने माता पिता को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा ख़राब व्यवहार करने लगते हैं वो अपने माता पिता के साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसके लिए बच्चों की इन प्रताड़नाओं और भावनात्मक चोट से हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है धूम्रपान, मदिरापान, मादक पदार्थों से सुरक्षा। आपने कई लोगों को देखा होगा सिगरेट पीते हुए या फिर शराब का सेवन करते हुए, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी और को भी अगर आप देख रहे हैं, अपने माता पिता को देख रहे हैं या फिर अपने चाचा को देख रहे हैं, तो हमेशा उन्हें रोकिए कि धूम्रपान या मदिरापान या फिर ऐसे किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कि हानिकारक होते हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। देखिए लिखेंगे कैसे आप, धूम्रपान, मदिरापान और मादक पदार्थों का सेवन जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जिसे ज़्यादातर बच्चे मित्रों के दबाव के कारण या खेल खेल में कर देते हैं, परंतु शीघ्र बच्चे ही उसके आदी हो जाते हैं और फिर उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। कई बार क्या होता है कि ये जो धूम्रपान, मदिरापान होता है, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये कई बार बच्चे खेल खेल में स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो उनको इतनी ज़्यादा लत लग जाती है कि वो उसके आदी बन जाते हैं, फिर वो उसके बिना नहीं रह पाते, है ना। तो इससे अच्छा, और फिर वापस उनका आने का कोई रास्ता भी नहीं रहता। इससे क्या होता है, इससे मुख और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, जिससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो इससे क्या होता है, शराब पीने से और सिगरेट पीने से, इन सब से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए मदिरापान, धूम्रपान या ऐसी किसी भी औषधियों की आदत छुड़ाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि यह शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो इसीलिए हमेशा आपको, जितने भी लोग शराब पीते हैं, ठीक है, और सिगरेट पीते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाए, अल्कोहल वगैरह लेना या फिर ड्रग्स लेना, ये सारी चीज़ें हमें करने से दूसरों को भी रोकना चाहिए और अपने आप भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है घर और सुरक्षा। घर में सुरक्षा कैसे करें, ठीक है, घर को कैसे सुरक्षित रखें। कई बार लोगों के साथ घर के अंदर ही दुर्घटनाएं घट जाती हैं, जैसे खुद को आग लगाना। कई बार लोग क्या कर लेते हैं, गुस्से में हो या फिर लड़ाई हो गई तो अपने आप को आग लगाने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है ऐसी दुर्घटनाएं ना घटें, इसके लिए लोगों को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए कि अपने आप को
आग लगाना एक बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसके अलावा कई बार लोग पॉइज़न पी लेते हैं, गुस्से में जहर पी लेते हैं, ठीक है। तो लोगों को ये भी समझाना पड़ता है, ये भी समझाना चाहिए कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार जहर ना मिले तो लोग क्या करते हैं, कीटनाशक यानी कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाई या एसिड वगैरह पी लेते हैं, ठीक है। इससे हमें सुरक्षित रहना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि कई बार जो है हीटर वगैरह आपके घर में हो तो उससे आग लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे हीटर्स को बार बार चेक कराता रहना चाहिए और रिपेयरिंग इसकी होनी चाहिए। और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बिजली जो उपकरण होते हैं बिजली के, अगर उनको ढंग से ना चलाया जाए तो उनमें आग लग जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। और यहाँ पर आपका 3rd चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। एंड ये आपका मॉड्यूल जो फर्स्ट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें तीनों चैप्टर मैंने क्लियरली आपको समझा दिए हैं। जो मेन टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं वही मैंने टॉपिक्स लिए हैं और आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप समझ लेते हैं अब हमारा सारांश, ठीक है। तो सारांश में सबसे पहले हमने क्या देखा, समरी बता देती हूँ। सबसे पहले हमने परिवार देखा, परिवार क्या होता है। उसके बाद परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार का अर्थ है जिन लोगों के साथ हम जिन सदस्यों के साथ हम एक ही घर में रहते हैं वो होता है परिवार। और ये इसके 2 प्रकार होते हैं, एकल और संयुक्त, ठीक है। एकल में सिर्फ पति पत्नी बच्चे रहते हैं और संयुक्त परिवार में सभी लोग यानी चाचा चाची दादा दादी ये सभी रहते हैं। परिवार के कार्य क्या हैं, ठीक है, क्या काम करता है परिवार, ये देख लेते हैं नीचे क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो भावनात्मक आधार देता है, यानी हमें फीलिंग्स जो हमारी होती है हम उससे शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। शिक्षा देता है, ठीक है। वित्तीय सुरक्षा यानी पैसों की अगर हमें ज़रूरत है तो हमारा परिवार हमारी हेल्प करता है। मनोरंजन करवाता है हम अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से खुश रह के मनोरंजित हो सकते हैं। समाजीकरण करता है, समाज के बारे में सारी चीज़ें समझाता है, प्रजनन करता है, ठीक है। इसके अलावा परिवार क्या क्या प्रदान करता है, कार्य तो हमने समझ लिया, इसके अलावा क्या क्या ये हमें देता है, प्रदान क्या क्या करता है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें स्वास्थ्य देता है, यानी स्वास्थ्य अगर हम परिवार के साथ रहते हैं हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, सामाजिक स्वास्थ्य होगा, ठीक है। ये तो थी हेल्थ के बारे में। अब हमें सेफ्टी यानी सुरक्षा क्या क्या देखता है, शारीरिक सुरक्षा देगा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देगा, मानसिक सुरक्षा देगा, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली ये दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर आपका मॉड्यूल 1 एंड होता है और यहाँ पर हमारी वीडियो भी एंड हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने आपके लिए कितनी मेहनत ज़्यादा करी है और हमें इसको लिटरली बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट इसका ज़्यादा अच्छा लगा और क्या क्या चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। और अगर कुछ ना भी समझ आया तो भी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लेकिन फीडबैक यानी अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।